शेख हसीना वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब है डिसीजन या फिर जजमेंट, किसी को जज करना। किसको जज किया है? शेख हसीना को जज किया। ये हमारे पास टाइटल है। अब इस टाइटल को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ सवाल आते हैं। शेख हसीना कौन है? इसको क्यों जज किया है? और क्या तरीका था इसको जज करने का? और जो जजमेंट हुई है वो क्या है? व्हाट इज द जजमेंट? कि क्या इसको कत्ल करना है, फांसी देनी है, कैद देनी है, क्या डिसीजन किया है इसके बारे में? ये सब सवालात अगर आपके जहन में आते हैं इस टाइटल को पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब है कि आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो। यू आर अननोन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। आपको नहीं पता कि ये किस बारे में इंफॉर्मेशन है। और अगर अगर ये एडिटोरियल आपको हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन इनमें से कोई भी सवालों के जवाब दे दे, तो इसका मतलब है, और मोस्टली सबके जवाब दे दे, तो इसका मतलब है एडिटोरियल 100% आपके ही मुताबिक लिखा गया है। यानी जो एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं पता, एडिटोरियल ने उसको आगाही दी है, उसको जनरल नॉलेज दिया है। सो अभी हमें नहीं पता शेख हसीना वर्डिक्ट के बारे में क्या है। तो आप भी जब एक न्यू एडिटोरियल खोलते हो और परेशान हो जाते हो कि ओफ अल्लाह ये तो इतना मुश्किल है, तो आपने कहीं गूगल पर नहीं भाग जाना कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। आपने इसी एडिटोरियल को पढ़ना है और इसी के मीनिंग्स, इन्हीं में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स को बस गूगल करते जाना है, और एडिटोरियल वन बाय वन आपको एक एक सवाल के जवाब दे देगा। ठीक हो गया? तो एडिटोरियल देखकर घबराना नहीं है। सेकेंडली हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे लिटरल मीनिंग्स को, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग्स क्या है, और इसके अलावा ग्रामर के कुछ पोर्शंस को, पंचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं, और देखेंगे कि बिहाइंड द सीन आइडियोलॉजीज क्या बताई हैं एडिटोरियल लिखने वाले ने, कि उसने ये क्यों लिखा, उसकी क्या सेंस थी, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द डॉन लैंग्वेज बाय अनम मुस्तफ़ा। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। अगर टाइम हुआ सारा डिस्कस करेंगे, और अगर ना हुआ टाइम तो हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करके इसको क्लोज कर देंगे, और बाकी की आप रीडिंग आप खुद करेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने एडिटोरियल को रीड कैसे करना है, न्यूज़पेपर को रीड कैसे करना है। फर्स्टली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद। फॉर्मर मतलब पहले, पुराने, पहले की प्राइम मिनिस्टर, पीएम शेख हसीना वाजिद, उनका नाम लिख दिया। जो नाम आता है हम कहते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। ठीक है? तो ये नाउन है, और इस मतलब इसको नाउन का स्टेटस दिया गया शेख हसीना वाजिद। अब यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब है ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रो बताया, आगे कोमा आ गया। तो इंट्रो ये है कि शेख हसीना वाजिद पहली प्राइम मिनिस्टर थी, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। फॉर्मर मतलब जो पहले रही है, और अगर कहेंगे बाद में आने वाली तो मतलब लेटर, बाद में आने वाली। तो फॉर्मर जो अभी है इनसे पहले जो थी। ठीक है? हु, हु बता रहे हैं जिसने, किसने? शेख हसीना वाजिद ने। वंस रूल्ड, एक दफा रूल्ड, हुकूमत की थी, रूल किया था किसको? बांग्लादेश को। कैसे हुकूमत की थी? विद एन आयरन फिस्ट, आयरन कहते हैं लोहे को, वो और फिस्ट कहते हैं हथेली को। अब जब हमने आपने मूवीज में देखा होगा किसी को जब मुक्का मारते हैं, तो उससे दिखाया जाता है कि इसमें ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है कि वो किस कदर स्ट्रांग है। तो आयरन फिस्ट एक फ्रेज है या इडियम है, जिसका मतलब होता है सख्ती के साथ, सख्ती के साथ, मजबूती के साथ, कायम दायम होकर, इस तरह कायम दायम जैसे कि लोहा होता है। तो इस तरह कायम दायम होकर क्या किया? वंस रूल्ड, हुकूमत की। कोमा आ गया दोबारा। तो ये दो कोमास शो कर रहे हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है। ये इंट्रो है, और इंट्रो के बाद शेख हसीना के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है। आगे मेन बात बतानी है सेंटेंस में कि हुआ क्या है। हैज़ बीन सेंटेंस टू डेथ। हैज़ बीन टेंस को शो कर रहा है, की जा चुकी हैं, सेंटेंस टू डेथ मतलब उन्हें सेंटेंस कहते हैं जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन टू डेथ ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसने मौत सुनाई हो, जिसमें लिखा हो मौत के बारे में। ठीक है? तो यानी कि मौत की सजा सुनाई गई। किसको सुनाई गई? शेख हसीना वाजिद को। क्यों सुनाई गई? वाई, वाई का आंसर दे रहा है फोर, फोर क्राइम्स, जुर्म के लिए। जुर्म के लिए? कौन से जुर्म? विच का अब आंसर आ रहा है, कौन से जुर्म? अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत के खिलाफ हुए हैं। ठीक है? जुर्म एलिजिडली, और इल्जाम लगाया गया। एलिगेशन कहते हैं ना कि मेरे पर इल्जाम लग रहा है, एलिगेशन नहीं लगाओ। ठीक है? तो एलिजिडली इल्जामन लगाए गए हैं, कमिटेड
कि ये किए हैं, कमिट किए हैं बाय हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर मतलब शेख हसीना की एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं ड्यूरिंग लास्ट ईयर। कब किए? ड्यूरिंग, अब आंसर दे रहा है व्हेन, कब किए? आखिरी साल में पॉपुलर रिवोल्ट इन दैट कंट्री। अच्छा जी, रिवोल्ट का मतलब होता है बगावत, और पॉपुलर का क्या मतलब है? पॉपुलर का एक तो मतलब होता है मशहूर। अब इसकी डिटेल में हम जाते हैं। एक चीज़ जब मशहूर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। लोगों को पता होना, लोग शामिल हो गए, और जब बहुत ज़्यादा लोग हों उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आबादी, और उसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाना पॉपुलेशन कहलाता है, और उस पॉपुलेशन में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, मशहूर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलर। तो पॉपुलर का लफ्ज़ दो चीज़ों को बताता है। एक हमें बताता है कि ये मशहूर है, और एक हमें ये भी बताता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग, पीपल शामिल हैं, बहुत ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो ऐसी बगावत जो अवाम कर रही थी, और वो अवाम बहुत ज़्यादा लोगों की थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उस बगावत में शामिल थे। इन दैट कंट्री, उस मुल्क में, दैट यानी वो, और वो है, वो वही है, वो बांग्लादेश है जिसका पहले ज़िक्र कर दिया है। ठीक है? अब ऊपर उन्होंने कहा शेख हसीना वर्डिक्ट, फर्स्ट सेंटेंस में ही उन्होंने बता दिया डिसीजन क्या है, सेंटेंस टू डेथ। अगर फर्स्ट सेंटेंस में या फर्स्ट पैराग्राफ में हमें हमारे सवाल का जवाब ना मिले, इसका मतलब है राइटर ने किसी काम का नहीं लिखा। इसी तरह जब आपने अपने ऐसे का टाइटल चूज करना है, तो आपने भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ऐसी डिटेल जरूर दे देनी है कि पता हो आपको कुछ पता है। आप सीएसएस के लेवल पर, पीएमएस के लेवल पर, किसी भी लेवल पर जब भी कोई राइटिंग करें, जब भी कोई ऐसे लिखें, तो आपने इनिशियली इस तरह की कोई बात जरूर बता देनी है कि पढ़ने वाले को पता हो कि आपको किसी ना किसी चीज का इल्म है जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है? ओके, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, इस सेंटेंस में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन हम कंप्लीट ट्रांसलेशन कर लें कि शेख हसीना वाजिद जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने एक बार बांग्लादेश में हुकूमत की, और वो हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूती या फिर सख्ती के साथ की। उनको, शेख हसीना वाजिद को, हैज़ बीन सेंटेंस टू डेथ, सजाए मौत सुना दी गई है उस जुर्म की जो कि इंसानियत के खिलाफ हुआ है, और इल्ज़ामन कहा गया है कि ये जुर्म किसने किया है? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। कब किया है? आखिरी साल में किया था, जब मुल्क में अवामी बगावत चल रही थी। एक और पते की बात इसमें है, वो है कि जब भी आप कोई प्रेसी लिखते हैं तो उसको शॉर्ट करने का क्या तरीका होता है? प्रेसी कहते हैं किसी चीज़ को प्रीसाइज़ करना यानी शॉर्ट कर देना, बात छोटी कर देना। अब अगर इसी चीज़ को मैं छोटा करके बताऊँ, तो मैं कहूँगी शेख हसीना को सज़ाए मौत सुना दी गई है। शेख हसीना वाजिद हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। मैं क्या-क्या चीज़ नहीं बताऊँगी? मैं नहीं बताऊँगी कि वो प्राइम मिनिस्टर थी, मैं नहीं बताऊँगी कि उन्होंने बांग्लादेश में हुकूमत की और कैसे की, मैं नहीं बताऊँगी कि शेख हसीना का इंट्रोडक्शन और उनके बारे में बाकी चीज़ें क्या थी। जो बताने की बात थी वो ये थी कि उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है, और ऐसे क्राइम के बारे में जो इल्ज़ामन उन पर लगाया गया, और वो आखिरी साल रिवॉल्ट में था। ठीक है? अब द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़, पैसे को हम शॉर्ट करते हैं तो इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। अब इन चीज़ों को डिलीट करना है, और किस बात को डिलीट करना है और किसको नहीं करना, इसकी भी एक निशानी है। वो निशानी ये है कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फ्रेज़ 2 कॉमास के दरमियान आए, ठीक है? तो इसका मतलब है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देना और अब सेंटेंस को पढ़ें, तो तब भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस डिलीवर करेगा। लेट्स सी हाउ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर क्राइम्स, राइट? तो इसने अपनी सेंस को कंप्लीटली डिलीवर किया है, अगर हम हु वाली स्टेटमेंट ना भी लिखें। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है? एक्स्ट्रा है। सेकंड थिंग इज़, एक ही सेंटेंस को इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कुछ लेकर जाएँ यहाँ से यानी कि कोई जनरल नॉलेज आपको, या फिर ग्रामर इंग्लिश के बारे में पता हो गया। हु, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, हु लगकर जो आगे सारी बात है इसको क्लॉज बोलेंगे। ठीक है? अब रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार यानी जिससे आपका कोई ना कोई ताल्लुक है। ताल्लुक जब होता है किसी चीज़ से, उसको हम कहते हैं कि ये इससे रिलेट कर रही है। रिलेटिव और रिलेट। तो शेख हसीना वाजिद जो के, सॉरी, शेख हसीना वाजिद जो के बांग्लादेश में पहले हुकूमत कर चुकी है। अब उसने जो बीच में लिखा है ना, जो या जिसने, ठीक है? इससे जो सेंटेंस उर्दू में हम शुरू करते हैं, इसका मतलब है हम इजाफी
उसके बारे में कोई ना कोई बात बताने लगे हैं। तो ये बात पिछली वाली से रिलेट कर रही है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये रिलेटिव क्लॉज है। इसका मेन सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं, ये रिलेट पिछली बात से कर रही है। समझ आ गई? होप बहुत ज्यादा डिटेल होगी। सो नेक्स्ट इज दोबारा से शेख हसीना, फिर कोमा, फिर हु, मतलब एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगी है। हु हैज बीन लिविंग इन इंडिया, जो बहुत टाइम से इंडिया में रह रही हैं। आफ्टर फ्लिंग, कब? बाद में, किस चीज के बाद? फ्लिंग हर होमलैंड, हर होमलैंड अपने वतन से भाग जाने के बाद, फ्लिंग मतलब भाग जाना, इन अगस्त 2024, अगस्त 2024 में है, अपने वतन यानी कि बांग्लादेश में से जब वो भाग गई, उसके बाद से शेख हसीना कहाँ रह रही हैं? इंडिया में रह रही हैं। ये उनकी एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अगर हम इसको काट दें तो शेख हसीना हैज टर्म्ड द वर्डिक्ट, शेख हसीना ने कहा कि जो वर्डिक्ट है, जो कि फैसला हुआ है, वो क्या है? बायस्ड। बायस्ड मतलब फेवर है। कहते हैं ना फेवरेटिज्म हुई है, बच्चे अक्सर कहते हैं यूनिवर्सिटी में कि ये टीचर की फेवरेट है, ये टीचर बहुत फेवरेटिज्म करती हैं। बायस्ड है यानी उस किसी के हक में फेवर में बात करना, जानबूझ के अदल इंसाफ से फैसला नहीं करना, कि सही गलत को देखकर फैसला नहीं करना, सिर्फ इसलिए फैसला करना कि हमारी फेवर में है या नहीं है। ठीक है? तो उन्होंने कहा ये जो फैसला हुआ है ना, ये फेयर नहीं है। फेयर मतलब इंसाफ पे नहीं मबनी, ये बायस है, ये किसी ने अपनी फेवर में फैसला किया है। एंड डिलीवर्ड बाय, और ये फैसला दिया गया है बाय, किस से दिया गया है? रिच्ड ट्राइब्यूनल। ठीक है? ट्राइब्यूनल कहते हैं एक छोटे लेवल पर कोर्ट जो कि फैसले करती है, ट्रिब्यूनल। ठीक है? और रिच्ड कहते हैं धांधली करने वाली, धांधली करने वाली, या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेट करना किसी को अपनी, वो कहते हैं ना अपनी बातों में ले आना, धांधली करना, मैनिपुलेट करना। तो ऐसी कोर्ट जो मैनिपुलेटेड है, जो धांधली करती है, उसने ये फैसला सुनाया है। ओके, डॉट आ गया। अब इस सेंटेंस को हम देखें। टर्म का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, डिफाइन दिस, बचपन में पढ़ते थे तो सारी डेफिनेशन बता के हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज दिस, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है? हम ऐसे या फिर हम बोलते थे इट इज टर्म्ड एज, ये कहलाई गई है ऑस्मोसिस। तो इसी तरह उसने कहा है कि मैं इस फैसले को कहती हूँ, मैं इसको नाम देती हूँ कि ये बायस है और ये किसी धांधली वाली कोर्ट ने किया है, ऐसी कोर्ट जो धांधली करती है। अब हम जब इस सेंटेंस की प्रेसी करेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं ये बात बताने की, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। आयरोनिकली, आयरोनिकली कहते हैं तंजिया तौर पर, या फिर जो हकीकत है जो नजर आ रहा है वो नहीं है, हकीकत छुपी हुई है, आयरोनिकली या तंज करने के तौर पर। द कोर्ट, द जब आ जाता है इसका मतलब है पिछली वाली की बात कर रहे हैं। कौन सी कोर्ट? ये वाली कोर्ट। ठीक है? द कोर्ट दैट, जिसने कन्विक्टेड हर, उसको मुलजिम बनाया है। ठीक है? कन्विक्ट मुजरिम बनाना, कन्विक्ट करना, कन्विक्टेड हर उसको मुजरिम बनाया है, ऑफिशियली यानी डिक्लेयर कर दिया है। आगे उन्होंने लगाई है एम डैश और नाम बताया, द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप बाय, ये किसने सेटअप यानी कहते हैं ना सेटअप लगाया, एस्टेब्लिश की, किसने बनाई, एस्टेब्लिश किसने की? बाय शेख हसीना हर सेल्फ, उसने खुद ही इसको एस्टेब्लिश किया। यानी जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी का फैसला सुनाया है, वो कोर्ट किसने बनाई है? वो शेख हसीना ने खुद ही बनाई है। तो आयरोनिकली ये क्यों कहा गया है कि अब जो राइटर है वो उस पर एक किस्म से तंज कर रहा है कि वो कोर्ट जिसने उसी को ही मुजरिम बनाया है, हर द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल वॉज सेट अप बाय शेख हसीना हर सेल्फ, राइट? अब यहाँ पर एम डैश क्यों लगाई है? एम डैश इसलिए लगाई जाती है जब आप किसी चीज को प्रोमिनेंट करना चाहते हो। होती ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी एक्स्ट्रा में काउंट करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्स्ट्रा होती है लेकिन अनइम्पॉर्टेंट होती है। ये सारी मैं वो बातें बता रही हूँ जो आप प्रेसी एंड कंपोजिशन पढ़ने जब जाएंगे किसी टीचर के पास तो वो आपको ऐसे सिखाएगा। ठीक है? तो जब एम डैश लगा दी जाती है इसका मतलब है ये बात आपने हाईलाइट की है सेंटेंस में। तो जब उन्होंने पहले कहा द कोर्ट, वो कोर्ट कौन सी है? फिर उन्होंने कहते हैं ना कि वो वाली तुम्हारी दोस्त जो बहुत बनती थी कि मैं जी पुलिस वाली की बेटी हूँ, वो वाली दोस्त। सो
दिस इज द सेम लाइक दैट, द कोर्ट दैट कन्विक्टेड हर, जिसने उसको मुजरिम बनाया, वो कोर्ट का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। वो किसने बनाई? शेख हसीना ने खुद ही बनाई। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ड्यूरिंग हर रूल, उसके रूल के दौरान। अब ये भी हमें बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता रहा है ना, आगे कोमा दे दिया। उसके रूल के दौरान, उसकी हुकूमत के दौरान, इट सेंट सेवरल ऑफ हर ओपोनेंट्स। अब यहाँ पे इट का क्या मतलब है? शेख हसीना तो है जी लिविंग, लिविंग के साथ लगेगा या शी या ही, तो इट है, कहा गया है। पिछले सेंटेंस में मेजरली बात किसके बारे में हुई है? कोर्ट के बारे में, तो इट कहा गया है कोर्ट को। कोर्ट ने भेजे, सेंट मतलब भेजे, क्या? सेवरल हर ऑफ हर ओपोनेंट्स, उसके बहुत ज्यादा मुखालिफ लोगों को भेजा, मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश चैप्टर ऑफ जमात इस्लामी, ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से, बांग्लादेश के अंदर किससे ताल्लुक़ रखते थे? जमात इस्लामी से मुंसलिक थे। एंड द ऑपोजिशन, और जो मुखालिफ थे लोग, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। इन मुखालिफ लोगों को कहाँ भेजा? सेंड किया, कहाँ? टू द गैलोज, गैलोज कहते हैं फांसी के फंदे को, फांसी का फंदा। फॉर देयर, अब क्यों भेजा? वाई वे, भाई शेख हसीना ने अपने दौरे हुकूमत में अपने बहुत ज़्यादा मुखालिफिन को फांसी के फंदे तक भेजा। यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो सकता था, ठीक है, लेकिन राइटर ने बस आपको इन्फॉर्मेशन देके छोड़ नहीं देना कि भाई बस उसने भेजा था इसलिए अब उसके साथ बिना इंसाफी हो रही है। नो, राइटर बताना चाह रहा है कि क्यों भेजा था फांसी के फंदे तक, कैसे भेजा था। ये बताने से इसकी राइटिंग, इसका एडिटोरियल बाकी सबसे डिफरेंट होगा जितनी इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसे ही आपकी भी राइटिंग बाकी सबसे ऐसे ही डिफरेंट होगी जब आप व्हाट, हु या वाई, इनमें से किसी एक या दो का तो जवाब दोगे अपने सेंटेंस में। वाई क्यों भेजा? फॉर देयर सपोज्ड रोल, सपोज कहते हैं ना, फर्ज किया गया, हवाई तौर पे ही, बस हवाई तौर पे ये माना गया कि उन्होंने किरदार अदा किया था 1971 में जो भी वायलेंस हुई थी, जो भी खिलाफ वर्जी हुई थी। अब 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, सॉरी मेरी स्पेलिंग ही गलत हो, ये लिखा हुआ है, बांग्लादेश सेपरेट हुआ था। अब उसको क्या कहा गया है? उस चीज को नाम दिया जाता है सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। लिबरेशन कहते हैं लिबरल होना, लिबरल यानी आज़ादी, तो बांग्लादेश अपनी आज़ादी मांग रहा था, उसके हवाले से उसने जब पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान में को जब अलग किया, जंग की कि हमें आज़ादी चाहिए, तो वो उसकी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी। तो शेख हसीना ने जब अब हमें क्या समझ आई है कि शेख हसीना की ने एक कोर्ट बनाई, उस कोर्ट में उसने अपने बहुत ज़्यादा मुखालिफिन को फांसी के फंदे तक भेजा। क्यों भेजा? कि उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हो सकता है इन लोगों ने 1971 की जो बगावत है, जो वॉर थी, उसमें हिस्सा लिया था, उस उनका किरदार था, ठीक है। अब अगेन इस सेंटेंस को भी अगर हम प्रेसी में इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे? ड्यूरिंग हर रूल, उसके रूल के दौरान, इट सेंड सेवरल ऑफ हर ओपोनेंट्स, कोमा, अब वो ओपोनेंट्स कौन है ये डिटेल है, इसको अगर हम डिलीट कर देना तो हमारा सेंटेंस छोटा हो गया। बहुत ज़्यादा ओपोनेंट्स को फांसी के फंदे तक भेजा इस इवेंट में, ठीक है। तो इस तरह हमें हमारे पास तीनों सेंटेंस के शॉर्ट वर्जन आ गए, तो ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ 1/3 पे आ जाता है, समझ आई, और आपने बाकी अपनी इजी वर्डिंग यूज कर लेनी है। मैनी पीपल, बहुत ज्यादा लोग, राइटली, राइट कहते हैं, राइट, राइट मतलब राइट, करेक्टली, करेक्टली डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बयान किया है, दोस ट्रायल्स, वो वाले ट्रायल्स, ट्रायल्स कहते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। अब एक इंग्लिश के लफ्ज को मैं इंग्लिश में ही डिफाइन कर रही हूँ, आपने कहना है पढ़ाने के आई हो यानी क्यों मैं बता रही हूँ कि आपने प्रेसी में भी तो अपने अल्फाज में लिखना है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को उन्होंने कहा, और उर्दू में इसका मतलब है कि कोर्ट ने जो भी फैसले सुनाए, या जैसे जैसे कोर्ट अपनी आगे डेट देता है कि अब हमारा फैसला है इस चीज का नेक्स्ट डेट पे होगा, ठीक है, तो वो सब ट्रायल्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों ने उन ट्रायल्स को, उन प्रोसीडिंग्स को डिस्क्राइब किया है, कहा है एज अनफेयर, कि वो नाइंसाफी पे हुई हैं, नाइंसाफी हुई है उसमें, अनफेयर है वो, ठीक है। द नेक्स्ट इज टुडे, आज, शेख हसीना appears to have become a victim, appears यानी जाहिर होती है, to have
कि वो हो चुकी है बिकम, बनना। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बिकम अ विक्टम, विक्टम कहते हैं जिसने जुर्म किया है, मुजरिम ऑफ वेरी इंस्टीट्यूशंस, वेरी मतलब द सेम इंस्टीट्यूशन, उसी इंस्टीट्यूशन की मुजरिम बन गई हैं। शी हैड क्रिएटेड, जो उन्होंने खुद ही बनाया था, टू एलिमिनेट हर ओपोनेंट्स, अपने मुखालिफिन को एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। शेख हसीना उसी इदारे की मुजरिम बन गई हैं जिसको बनाया गया था। वाई का आंसर कर रहे हैं, क्यों बनाया था? टू एलिमिनेट हर ओपोनेंट्स, अपने मुखालिफिन को निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम देखें कि ये बात किसने बोली है टुडे, ये आज की बात है, तो आज की बात ये किसने बोली है? ये पैराग्राफ का पहले मैं बता दूं कि ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो आज की बात ये, जिसने ये राइटिंग एडिटोरियल, जिसने ये लिखा है ना, उसने अपनी थॉट्स को कंक्लूड किया इस सेंटेंस में। उसने कहा है कि आज अब इस तरह हुआ है कि शेख हसीना अपने ही इदारे की खुद ही मुजरिम बन गई हैं, उसी में ही वो कैद हो गई हैं। लेकिन उसने ये डायरेक्ट नहीं कहा, उसने नहीं कहा, राइटर ने बड़े अच्छे अंदाज में इस फ्रेज को यूज किया, अपेयर्स टू हैव। अपेयर्स मतलब जाहिर होता है। अगर राइटर को कोई पकड़ ले किसी बात पे कि भैया आपने बोला है कि शेख हसीना अपने इदारे की वो बन गई है, तो ये आपने बात गलत बोली है, तो राइटर कहने वाला बनेगा कि मैंने लिखा है शेख हसीना अपेयर्स टू हैव बिकम, यानी कि मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा जाहिर हो रहा है, ये मेरी अपनी एक सिक्स सेंस कह रही है। और सिक्स सेंस क्या होती है? गलत भी हो सकती है, तो मैंने ये ऑथेंटिक तौर पर नहीं बोला, तो इसने ये ऑथेंटिक बात नहीं की, इसीलिए अपेयर्स टू हैव बिकम लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी जगह हम और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इट सीम्स, ऐसा दिखता है, इट फील्स लाइक, ऐसा महसूस होता है, शेख हसीना सीम्स टू बिकम अ विक्टिम। ठीक है, कि हमें ऐसा फील होता है। तो इस तरह लिखने का मकसद ये होता है कि राइटर अपने ऊपर सीधी बात नहीं ला रहा कि मैंने ऐसा कहा है, कि ऐसा फील होता है कि अगर कोई इस पे आर्ग्यूमेंट भी करे तो वो कह दे कि भाई सिक्स सेंस तो गलत भी हो सकती है। सो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल राइटिंग योर ओन ओपिनियन। आप ओपिनियन और एडिटोरियल्स पढ़ते हो ना, यानी उनकी ओपिनियन देखो, तो जब आपने ओपिनियन और एडिटोरियल्स लिखने होते हैं तो आप बड़े होशो हवास को कायम करके लिखना होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया, हम नेक्स्ट चीज़ों को बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, वो इसमें बहुत खूबसूरती से बताया गया। सो लेट्स सी हाउ टू स्ट्रक्चर अ पैराग्राफ। सो द फर्स्टली, अगर उन्होंने हमें कहा है शेख हसीना वाजिद के, इसके बारे में सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया गया दैट शी सेंटेंस टू डेथ, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस सेंटेंस में हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक ओल्ड इन्फॉर्मेशन है और एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। न्यू इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चली कि उसको सजाए मौत सुना दी गई। ठीक है, अब इस सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास अगेन दो इन्फॉर्मेशन आएगी कि शी हैज टर्म्ड द वर्डिक्ट, अब वर्डिक्ट यानी डिसीजन, डिसीजन अब ओल्ड इन्फॉर्मेशन हो गया कि ये डिसीजन था। और न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि शेख हसीना ने बोला कि ये डिसीजन फेवर बेस है और ये किसी ऐसी कोर्ट ने किया है जो मैनिपुलेटेड है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन है कोर्ट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट द कोर्ट। इसी न्यू इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बनाया गया है? ओल्ड इन्फॉर्मेशन, द कोर्ट, वो वाली कोर्ट जिसका नाम ये है, ये न्यू है नाम। इसके साथ साथ ये बताया है, न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि वो उसी ने खुद ही बनाई थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट सेंटेंस में उसके रूल के दौरान इट, अब कोर्ट को दोबारा ओल्ड इन्फॉर्मेशन बना दिया इट। अब न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि उसी कोर्ट ने बहुत ज्यादा ओपोनेंट्स को भेजा है, कहाँ पे? फांसी के फंदे तक, गैलोस तक। ठीक है, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में बताया कि बहुत ज्यादा लोग इस फैसले को, कौन सा फैसला? ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जो पहले बता चुका है कि जी फांसी के फंदे तक भेजा, उस फैसले को क्या कहा है कि ये अनफेयर है। और ये हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है। एंड टुडे, और ये जो लास्ट चीज है ये उसका ओपिनियन है, जो कि ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके उसने अपनी एक राय पेश की। सो दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर पैराग्राफ। इस तरह आपने अपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करना है कि पहली ओल्ड इन्फॉर्मेशन, पहले ओल्ड इन्फॉर्मेशन दे, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन दे, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन ओल्ड बन जाए और फिर उसके बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन, देन अगेन जो नई
हमें मालूमात मिले वो दोबारा से क्या बन जाए, ओल्ड बन जाए और फिर एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। तो हर सेंटेंस में एक न्यू इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये तो पता चलेगा कि आपने अपने ऐसे में क्या नई बात बताई है। आपका ऐसे और बाकी सबका ऐसे क्यों डिफरेंट है, ठीक है? तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो दैट यू हैव अ नॉलेज। एंड न्यू इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि आप राइटर को बता रहे हो कि इस चीज़ के बारे में अब क्या हुआ है, रिसेंटली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है? सो अगर किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे आता है सीएसएस में, ठीक है? तो आपने वहाँ पर भी ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन को अगर कैरी करना है, तो इसका मतलब है अपने राइटर को बताना है कि अगर डेमोक्रेसी है, वो क्या चीज़ है? पहले आप उसकी डेफिनेशन बताओगे, डिफाइन करोगे, कॉन्टेक्स्ट बताओगे, ये सब ओल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन न्यू क्या है उसके बारे में? कि आपने क्या उसके बारे में फाइंड आउट किया? आपके मुताबिक उसके फैक्टर्स क्या हैं? आपके मुताबिक न्यू चीज़ों में आपने उसमें क्या एग्ज़ाम्पल्स कोट किए हैं? रिसेंट 2026 की, 2025 की क्या एग्जांपल्स हैं? अगर डेमोक्रेसी फेल हो रही है, उसकी क्या रीजंस है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू एविडेंस, एविडेंस बेस देना है, ठीक है? एविडेंस अब क्या है? इस पैराग्राफ में उसने बताया है कि बहुत ज़्यादा लोग भी इसको अनफेयर कह रहे हैं। सिर्फ खाली अपनी नहीं सुना दी और ना ही सिर्फ बैकग्राउंड बता के बात खत्म कर दी है। उसने बाकी लोगों के बारे में भी बताया कि बाकी लोग क्या राय रखते हैं। सो this is all about this paragraph and something about the English, something about the context, something about the general knowledge. I hope you people enjoy it and rest of the tutorial will be discussed later if you want. मैंने इसको तैयार तो बहुत अच्छे से किया था क्योंकि ये लिखा भी बहुत अच्छे से गया था कि अगर हम ऐसे को एडिटोरियल को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। हमने पहले फैक्ट बताना है कि शेख हसीना को सज़ा सुनाएगी, फिर एनालिसिस देना है कि क्या-क्या गलतियाँ हुई थी उनसे, फिर कॉजेज़ बताने हैं, वजह क्या बनी, फिर इफ़ेक्ट बताने हैं। इफ़ेक्ट क्या हुए? इफ़ेक्ट ये हुआ था कि उनकी अपनी ही हुकूमत उनके खिलाफ हो गई थी, बगावत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी एंड फिर रिकमेंडेशंस लास्ट पे दी हैं। तो ये ऐसे लिखने का एक फ़ॉर्मूला होता है जिसमें हम कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ऐसे अ, बताते हैं कि अगर ये वजह है तो इसके नताइज ये निकलेंगे, फिर रिकमेंडेशंस देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है फेसर। पहले फैक्ट बताओ, फिर एनालिसिस, फिर कॉजेज़, फिर इफ़ेक्ट एंड रिकमेंडेशन। तो प्रिसाइज़ली इसको भी अगर हम देखें, इस एडिटोरियल में था कि शेख हसीना का फैक्ट ये था कि उसको सज़ा सुनाएगी, एनालिसिस ये था कि उसने ये गलतियाँ की थी, ठीक है? कॉजेज़ या एविडेंस ये था कि शेख हसीना खुद एडमिट कर रही थी वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन कि हम अपनी हुकूमत में, अपने रूल में हम अपना कंट्रोल खो बैठे हैं। ये खुद एविडेंस मतलब खुद बयान करी। इफ़ेक्ट क्या हुआ था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मसले आना शुरू हो गए थे जिससे उन्हीं की अपनी गवर्नमेंट टॉपल करना शुरू हो गई थी। टॉपलिंग हर गवर्नमेंट, ये भी वर्ड यूज़ हुआ है। और उसके बाद रिकमेंडेशन दी कि मैच्योर स्टेट्स बैलेंस डिमांड्स फॉर जस्टिस विद द नीड ऑफ रिकंसिलिएशन कि जो मैच्योर स्टेट होती हैं उनको जस्टिस रखना चाहिए क्योंकि शुरू में बताया कि शेख हसीना ने खुद भी वही काम किया था, सपोज्ड रोल की बेस पर बहुत ज़्यादा लोगों को फांसी दे दी थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तकरीबन समरी बता दी गई है। अगर आप रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं, यू शुड रीड, यू मस्ट रीड कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें ओल्ड एंड न्यू के, तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।